नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की दी धमकी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। वहीं इजरायल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरानी संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की दी मंजूरी। ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। कहा, भारत के पास है पर्याप्त तेल भंडार, ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। ईरान इजरायल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपातकालीन बैठक। वहीं IAEA भी आज करेगा इमरजेंसी मीटिंग। ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे मॉस्को। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आपको बता दें कि ईरान इजरायल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हमलों को लेकर कहा कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। IDF ने बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का कहना है कि अमेरिका ईरान के तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why would not there be a regime change? Make Iran great again.
और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ युद्ध कर रहा है। वेंस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि हमने ईरान के कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि ईरानियों को परमाणु हथियार विकसित करने में कई साल लग जाएंगे। वेंस ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कूटनीतिक बातचीत में सद्भावना से शामिल न होने का आरोप लगाया और कहा कि इसके कारण अमेरिकी हमले हुए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी रक्षा करने की बात कही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी से गंभीर रूप से चिंतित है। अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक आपातकाल बैठक की और बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही साथ रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिले, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की राह कठिन होती दिखाई पड़ रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज ब्रुसेल्स में आयोजित होगी। बैठक में इजराइल और ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक अहम होगी। और ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाज़ों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरूबंदी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जल डमरूबंदी के अगर बंद होती है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चे तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान रोक लगा सकता है। यह होर्मुज जल डमरूबंदी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को होर्मुज जल डमरूबंदी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। रूबियो ने कहा कि चीन की सरकार को इस बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वे अपने तेल के लिए होर्मुज जल डमरूबंदी पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए आर्थिक क्षति होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प हैं, लेकिन अन्य देशों को भी इस पर विचार करना चाहिए।
इससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हमारी तुलना में बहुत अधिक नुकसान होगा। रूबियो ने कहा कि जल डमरूबंदी को बंद करने का कदम एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके लिए अमेरिका और अन्य देशों की प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। वहीं इसे लेकर वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और इजराइल और ईरान के बीच इस बढ़ते संघर्ष के बाद कच्चे तेल के दाम जनवरी के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम 2.49% की उछाल के बाद $78.93 पर पहुंच गया है। तो वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का दाम 2.56% की बढ़ोतरी के बाद $75.73 पर पहुंच गया है। इससे पहले दोनों की कीमतों में 3% का उछाल देखने को मिला था, जिसकी वजह से भाव $81.40 और $78.40 पर पहुंच गया, जो कि पिछले 5 महीने का उच्चतम स्तर है। इस बीच भारतीय शेयर बाजार भी आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा गिरकर 81,649, तो वहीं निफ्टी भी 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 24,800 पर खुला। वहीं पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है और नागरिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बीते वर्षों में अपनी आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाए हैं। Diversified the sources of supply. And out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has, in fact, 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. और अब बात ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माशद से आई महान एयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से ही कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है। आपको हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं। एक टोल फ्री नंबर है 1800-118-797। साथ साथ 3 लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें 911123012113, 91112301, 4104 और 911123017905 शामिल हैं। एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जो कि इस तरह है कि 9968291988। साथ ही साथ ईमेल से भी संपर्क किया जा सकता है। situationroom@mea.gov.in जारी किया गया है, इस पर मेल किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंधु भारत की तेज और निर्णायक कूटनीति का उदाहरण दिखाता है, जो दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने कुछ परिवारों से बात की है, आपको दिखाते हैं। ईरान से लोग आ रहे हैं, भारतीय नागरिक, खुशी है आंखों में, और सबसे बड़ी बात है कि लफ्ज में हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारा लगातार यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुझे ये बताइए कितना मुश्किल था वहां उस पे, और वहां से किस तरीके से आपको लेके आए? भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, हम बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया।
आप बताइए सर। मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे इतनी, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए हैं वापस। मुश्किल था वहाँ पे, है ना? जी काफी मुश्किल था। हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं, जिन्होंने हम जिसके इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं कि हमको इतनी अच्छे से निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी, सारी सुविधाएं मिली हैं। और इसके अलावा हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत सही टाइम पे निकाल लिया गया कि वहाँ हालात बिगड़े, उससे पहले भी हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी के, इंडियन गवर्नमेंट के, कि उन्होंने हमें एक एक वक्त में हमारा साथ दे के बहुत अच्छी सहूलियत के साथ। इंडियन एम्बेसी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि भाई उन्होंने हमारी बहुत खाने पीने के अंदर मदद की, हर चीज का ट्रांसपोर्ट, हर चीज फ्री में कराई है उन्होंने। स्पेशली जॉन सर जो उन्होंने सपोर्ट किया है, जो ईरान में जॉन सर है इंडियन एम्बेसी के, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। ने बहुत मदद। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हो रहे। भारत का झंडा यहाँ पे सबके हाथ में है और हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे लगातार जारी है, क्योंकि भारत के नागरिकों को यहाँ पे सही सलामत लेके आने में भारत की सरकार ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। इंडियन एम्बेसी ने के जो तेहरान में है हमारा पूरा साथ दिया। हम कभी भी उनका ये एहसान फरामोश नहीं कर सकते और हमेशा उनको दिल से दुआएं देते रहेंगे। वजारत खारजा हिंदुस्तान की जनाब जयशंकर साहब को हम हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ईरान से हिंदुस्तान के जो जवारों थे उनको लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का ने जो हमको यहाँ लाए, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय नागरिकों को लेके आए हैं यहाँ पे T3, यहाँ पे ईरान से, और बहुत ज्यादा खुश है ये लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगातार गूंजे जा रहा है। क्या पर्सन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का अहम हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
सबसे बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेदों और जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण नीति के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पथे करके हम लोग आगे बढ़े। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं, हमारे शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बन के अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। हमारी लोगों के साथ समर्थन जो मिला है, लोगों की जो समर्थन मिला है, हमारी दायित्व बनती है। हमारी विरासत में जो विचार हमको मिली है और हमारी विचार में भारतीयता की जो तत्व भरा पड़ा है, उसी को आगे शासन प्रणाली में परिवर्तित करना, इसकी सबसे प्रेरित करने वाला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये कश्मीर हमारा है, तो उस समय की सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सरकार देश की प्रगति के लिए सोचती नहीं थी। आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद कुछ भी आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अन्य भाजपा नेताओं के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व में लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे को नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे अभियान की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे बस्तर क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की प्रगति और हालिया सफलताओं की भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा भी करेंगे ताकि 2026 तक बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया जा सके। यह ऑपरेशन
सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। जवानों में जबरदस्त उत्साह है कि केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं। जवानों ने डीडी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि अबूझ माड़ के सघन और दुर्गम इलाकों में यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के जवानों से मुलाकात करेंगे। बीते दिनों अबूझ माड़ के फॉरेस्ट इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें मोस्ट वांटेड नक्सली वसव राजू को मारने में सफलता हासिल की थी। ये वही जवान है जिन्होंने जो अबूझ माड़ इलाका है, उस इलाके में जो मोस्ट वांटेड नक्सली है, अबूझ माड़ के इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने उसे मारने में सफलता हासिल की थी। आज इनसे बातचीत करेंगे। बड़ी सफलता मिली थी अबूझ माड़ में। हाँ, पिछले दिनों में हम लोगों ने यानी कि बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था, तो उसमें हमको बहुत अच्छा सफलता मिला था। तो उसमें बसा राजू जैसे बड़े जो लीडर थे वो भी शामिल थे, उसके साथ में और भी बहुत सारे ऐसे कैडर के थे जो शामिल थे, तो उसमें हमको अच्छा सफलता मिला था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ, सभी खुश तो है उस चीज़ के लिए। सफलता को देखते हुए सर बुलाए भी हैं, सभी को इनवाइट किए हैं कि वहाँ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसी के लिए सभी साथी जा रहे हैं जो साथ में शामिल थे। कितना खुश है सर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप मुलाकात करेंगे? पहली बार अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब दिल्ली से आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, उनसे मिलेंगे। पहली बार हम लोग मिलने जा रहे हैं और वही बुलाए भी हैं मिलने के लिए। तो अबूझ माड़ के जंगलों में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें जो मोस्ट वांटेड नक्सली है वसव राजू, जिसे मारने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये जो तमाम जो बस्तर के आसपास के इलाकों के जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो मुलाकात करेंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।